पॉलीमर। स्टूडेंट्स, पॉलीमर क्या है? ये जो टॉपिक है पॉलीमर, ये क्लास 10th आरबीएससी में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसका टॉपिक है। स्टूडेंट्स, पॉलीमर क्या है? तो देखिए, पॉलीमर को अगर हम डिफाइन करें तो पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, और इसको हम छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके बार बार रिपीट करके बनाते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। when a number of small molecules unit together and make a long chain of molecule, and ये जो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल बनता है, जो मॉलिक्यूल है जिसकी लॉन्ग चेन होती है, जिसका मास जो होता है वो भी अब क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स थे इनका मॉलिक्यूल का मास अब कंबाइन हो गया है, और इनका जो नया मॉलिक्यूल बना है उसका जो मास होगा वो अब क्या हो जाएगा, इन सब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक यूनिक और मतलब लॉन्ग फॉर्मूला बन जाएगा, बट इसमें इन्हीं फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल इसमें यूज़ में लिए गए हैं उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड करता है। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक पर्ल्स की या फिर बीड्स की एक माला है, अपने पास नेकलेस समझ लीजिए, या फिर माला से आप जल्दी इजीली समझ जाएंगे। तो मान लीजिए कि मोतियों की एक माला है, तो इसमें जो एक मोती है उस एक मोती को तो हम बोलेंगे यहाँ मोनोमर, जो कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, और ये जो पूरी माला है इसको हम कह देंगे पूरे को पॉलीमर। तो अब देखिए, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में रिपीट करके और कंबाइन कर दिया जाता है, वापस एक मॉलिक्यूल फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर अगेन वही पहले वाला, फिर दूसरा, फिर पहले वाला, फिर दूसरा, तो इस तरीके से एक कुछ मॉलिक्यूल्स को जिनका मास बहुत कम है, जो एक मॉलिक्यूल लिया है उसका मास कम होगा, और जब इन सब को मिला लेंगे, एक मोती का वेट और इस पूरी माला का वेट अगर हम कंपेयर करें तो किसका ज़्यादा होगा, इस पूरी माला का वेट ज़्यादा होगा और मोती का जो वेट है वो कम होगा। तो बस उसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो इसमें यूज़ में लिया गया है, यानी कि जो मोनोमर यूज़ में लिया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, लेकिन जो पॉलीमर इसमें बना है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये कई सारे मॉलिक्यूल्स को रिपीट करने से बना है। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जो साथ में ये भी बता देंगे कि जो सिंपल स्ट्रक्चर इसमें यूज़ में ली जाती है, द सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि जिसके ऊपर ये पूरा बेस्ड होता है, जिनको कंबाइन करने से ये बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द सिंपल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल कह रहे हैं जिसे हम, तो वो कहलाता है मोनोमर। उसको हम बोलते हैं मोनोमर, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल है जिसको रिपीट कर रहे हैं हम बार बार, वो तो होगा मोनोमर, और बार बार रिपीट करने से जो लॉन्ग चेन बन चुकी है उसको हम कहेंगे पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस होती है मोनोमर से पॉलीमर बनाने की, जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इट इज़ नॉन एज पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है जिसका हैवी मॉलिक्यूलर मास होता है, और ये जो लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, ये बना कैसे है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में रिपीट करके और कंबाइन करके जो बनाया जाता है उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, ये एक तरीके के केमिकल होते हैं,
कम मोलिकुलर मास के छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स को आपस में रिपीट करके और कंबाइन करके, एक दूसरे के साथ जोड़कर कंबाइन करके ऐड करके जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, एक लॉन्ग चेन बन जाती है मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर बनाने की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज नोन एज polymerization. And the simple structural molecule which is used to make polymer, जो सिंपल स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल हमने यूज़ में लिया है पॉलीमर बनाने के लिए, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं आपस में, दैट इज़ नोन एज मोनोमर। द सिंपल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल विच इज़ यूज टू मेक पॉलीमर इज़ नोन एज मोनोमर। उसको हम क्या कह देंगे, मोनोमर कह देंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लियर है पॉलीमर का टॉपिक। अब देखिए, जो पॉलीमर होते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर हम देखें तो पॉलीमर के टाइप्स में एक आता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। एक तो होगा नेचुरल और दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में हम अपने सिलेबस में नेचुरल रबर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रबर। और जो सिंथेटिक पॉलीमर है इसमें हम एक पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, एक पढ़ेंगे सिंथेटिक प्लास्टिक, और एक इसका होता है टाइप सिंथेटिक रबर। तो ये किसके टाइप हैं, सिंथेटिक पॉलीमर के टाइप हैं, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर। और नेचुरल रबर में हम, ये इसका अलग टॉपिक हो जाएगा। फाइबर में हम यहाँ 10th क्लास में अपने सिलेबस में 3 फाइबर पढ़ेंगे। एक तो नायलॉन 66, एक होगा टेरिलिन, और एक हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। रेयॉन, टेरिलिन, नायलॉन 66, ये सब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल होंगे। प्लास्टिक में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक में हम पढ़ेंगे यहाँ, वो है पॉलीथीन, सब जानते हैं पॉलीथीन के बारे में। एक होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। एक इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और एक प्लास्टिक है पॉलीस्टीरीन। 4 टाइप के सिंथेटिक प्लास्टिक हैं पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और एक पॉलीस्टीरीन। ये बेंजीन से बनता है। आगे हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे। जो रबर होता है सिंथेटिक रबर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो है ब्यूना एन और एक होता है ब्यूना एस। तो ये इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर का चार्ट बना सकते हैं कि पॉलीमर जो होता है इसके 2 टाइप होते हैं। हम अपने सिलेबस में इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक नेचुरल पॉलीमर, एक सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में हम पॉलीआइसोप्रीन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे क्लासिफिकेशन में इतना इनफ है कि नेचुरल पॉलीमर है, उसमें नेचुरल रबर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सिंथेटिक पॉलीमर में 3 सब्सटेंस हैं, एक सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक प्लास्टिक और एक सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक फाइबर में हम पढ़ेंगे नायलॉन 66, टेरिलिन और रेयॉन। सिंथेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड पॉलीस्टीरीन। और सिंथेटिक रबर में हम पढ़ते हैं ब्यूना एन एंड ब्यूना एस के बारे में। मतलब सिंथेटिक रबर के ये टाइप हैं। अब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रबर के बारे में कि व्हाट इज़ नेचुरल रबर। उससे पहले हम नेचुरल पॉलीमर की डेफिनेशन देख लेते हैं।
व्हाट इज़ नेचुरल पॉलीमर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल होगा कि ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। द polymers which are made by नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाएं उनको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। और इसके एग्जाम्पल आर नोन एज, पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, नेचुरल ही इनका मोनोमर होता है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि नेचुरल रबर हो गया और सेलुलोज हो गया, सेलुलोज है, रेजिन है, रबर है, तो ये सब नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल में आते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। अब उसमें से हम फर्स्ट देखते हैं नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर का जो केमिकल है यानी कि मोनोमर होता है, इसके मोनोमर को हम बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, उसको बार बार रिपीट करने से नेचुरल रबर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर जो होता है ये लेटेक्स से बनाया जाता है। जो ये मोनोमर है ये कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, कुछ ट्री होते हैं, लेटेक्स होता है ये LATEX, ट्री होते हैं, उनमें से लिक्विड फॉर्म में जो रबर निकलता है, मिल्क जैसा लगता है दिखने में, लिक्विड फॉर्म ऑफ रबर वो ट्री से निकलता है, तो उसी को हम बोलते हैं लेटेक्स। उसको केमिकली अगर हम बोलें तो ये होता है आइसोप्रीन, और उसी से फिर नेचुरल रबर बनाया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये लिक्विड सब्सटेंस है, तो इसको सॉलिड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें एसिटिक एसिड मिला देते हैं। एसिटिक एसिड मिक्स करके लेटेक्स में एसिटिक एसिड जब मिला दिया जाता है तो ये लिक्विड लेटेक्स किस में चेंज हो जाता है, ये सॉलिड में चेंज हो जाता है, इट बिकम सॉलिड। तो सॉलिड रबर बनाने के लिए क्या करते हैं, लेटेक्स जो होता है ट्रीज से ऑब्टेन किया जाता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं। आपने पढ़ा है कि विनेगर में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड मिक्स करके इसको सॉलिड बनाया जाता है। अभी भी देखिए, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो बनता है इस प्रोसेस से, तो ये जो सॉलिड है वो उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, एक तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जैसे ये रबर है और रबर को अगर हम खींचते हैं तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो अगर वो इजीली ब्रेक हो गया, मतलब उस पर जब टेंशन डालते हैं, नेक्स्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे टेंशन के बारे में कैसे क्या होती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि रबर को अगर हम खींचते हैं और वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लो होती है। और ये जो रबर होता है वो सॉफ्ट भी होता है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, हाई हो जाए, ये सॉफ्ट ना रह करके थोड़ा हार्ड हो जाए, और इसकी इलास्टिसिटी जो है, मतलब इलास्टिसिटी आप जानते होंगे, मतलब इसकी शेप होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज डिक्रीज की जा सके। तो ये जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें लाने के लिए, इसको हार्ड बनाने के लिए या फिर इलास्टिसिटी लाने के लिए, ये जो रबर होता है यानी कि जो नेचुरल रबर है, इस नेचुरल रबर में क्या मिलाते हैं, इसमें सल्फ़र मिला करके इसको गर्म करते हैं, सल्फ़र मिला करके इसको हीट किया जाता है, और इससे जो रबर मिलता है ये रबर क्या होगा, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट बिकम्स हार्ड एंड इट हैज़ मोर इलास्टिसिटी। तो ये सब प्रॉपर्टी लाने के लिए इसको सल्फ़र के साथ हीट किया जाता है
और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। दिस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। तो अलग से एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज वल्केनाइजेशन। तो हम बताएंगे द हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विद सल्फर टू मेक इट more elastic, hard and to provide high tensile strength. This process is known as vulcanization. Means natural rubber को सल्फर के साथ हीट करने की प्रोसेस को हम वल्केनाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से पहले जो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है इसकी, और सॉफ्ट से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है और ये ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी लाने के लिए क्या किया जाता है? वल्केनाइजेशन किया जाता है किसका? नेचुरल रबर का। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा केमिकली भी देख लेते हैं। नेचुरल रबर को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड अगेन डबल बॉन्ड CH2। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? ये आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। तो जो नेचुरल सब्सटेंस है और इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम यहाँ? N मॉलिक्यूल लेते हैं। और फिर इसका क्या करवाया जाता है? इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाता है। इसका जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तब क्या बनता है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है। अब इसके आगे की जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे फॉर्मूला, हमें क्या करना है? जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ हमें क्या करना होगा? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और जहाँ सिंगल बॉन्ड है यहाँ हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो पहले लिखते हैं CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, फिर CH सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, फिर C डबल की जगह सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है? हमें स्टार्टिंग में एक बॉन्ड रखना है और लास्ट में एक बॉन्ड रखना है और क्लोज कर देंगे इस स्ट्रक्चर को, बॉन्ड को बीच में से कट करते हुए। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रखना है। और हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर दिया हमने और सिंगल बॉन्ड की जगह क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। और अब ये जो स्ट्रक्चर होगी इसमें N मॉलिक्यूल हमने स्टार्टिंग में लिखा था N, यहाँ हम कहाँ लिखेंगे N को? N को हम लास्ट में